Hi, good afternoon. Today we'll be studying French Revolution. That's a chapter in class 9th, India and the Contemporary World. So shall we start? Okay. So have you done French Revolution in your class as of now? Okay, so what do you know about French Revolution, if you could tell me anything? All right, that's fine. So through this chapter, okay, we'll it is a comprehensive guide for you. Once you are done with this, at the end there are questions, okay, of this slide. Once it's at the end there are the questions, so you'll be able to answer them once we are done with the class, okay. So French Revolution, do you know where France is, on which continent? कहाँ पे है बताओ? Europe, right. So, and what do you understand by the term revolution? Any changes in the country, to be specific, any changes in the government, in the form of government. क्या वो चेंजेस बहुत रेगुलर या नॉर्मल होते हैं? लाइक इंडिया में भी चेंज ऑफ गवर्नमेंट होता है, सरकारें बदलती हैं, तो हम क्या वैसे पीसफुल चेंजेस की बात कर रहे हैं या नॉन पीसफुल और थोड़े वायलेंट चेंजेस की बात कर रहे हैं? एग्जैक्टली तो फ्रेंच रेवोल्यूशन 1780s के दौर में आता है, ओके. बेसिकली 1789 इज स्पेसिफिकली कंसिडर्ड द फ्रेंच रेवोल्यूशन पीरियड ईयर, ओके. तो उस टाइम पे जो सोसाइटी थी, दैट वाज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, ओके. फ्रेंच सोसाइटी, so you know what were the 3 parts? And what does first estate, second estate and third estate mean? Right. आप थर्ड एस्टेट के लिए तो सही हो, फर्स्ट और सेकंड के लिए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लैरिटी की जरूरत है. बेसिकली फर्स्ट एस्टेट इन्वॉल्व क्लर्जी क्लास, ओके. डू यू अंडरस्टैंड व्हाट क्लर्जी मीन्स? व्हाट डज इट मीन? Okay, no, clergy actually meant the church. Okay, the people who were involved with the church, the priest. Priest आपको समझ में आता है? हिंदी में बोलेंगे तो पंडित, ओके. सो उस टाइम पे फ्रेंच सोसाइटी में जो चर्च था उसका बहुत बड़ा रोल था गवर्नेंस में, ठीक है, लोगों के ऊपर कंट्रोल करने में. तो जो फर्स्ट एस्टेट थी दैट कंप्राइज द क्लर्जी क्लास, द पीपल हु वर एसोसिएटेड विद चर्च, और वी कैन कॉल द प्रीस्ट, ओके. ऑल राइट. Second estate involved the nobility, or you can also call them the aristocrats. Aristocrats क्या होते हैं? Okay, aristocrats means rich people, okay. ठीक है, the ones who had money, जो बहुत रिच थे, जिनके पास पैसा था. And the third estate finally involved included commoners. Commoners मतलब आम जनता, आम लोग, पब्लिक, ओके. अब मुझे बताओ फर्स्ट सेकंड थर्ड एस्टेट में कौन कौन आए? क्या? राइट, राइट, राइट. एंड ये दोनों के पास 60% ऑफ द लैंड था, ओके. और ये कंप्राइज करती थी 97% ऑफ द पॉपुलेशन. बेसिकली 100% पॉपुलेशन थी ना, तो उसमें से 3% फर्स्ट और सेकंड एस्टेट को मिला के थे, और 97% जो थे वो थर्ड एस्टेट के लोग थे. ऑल राइट. सो यू सी
लोग ज्यादा यहाँ पे थे, पॉपुलेशन यहाँ पे ज्यादा थी थर्ड एस्टेट की, लेकिन इनके पास रिसोर्सेस कम थे और रिसोर्सेस सेकंड और फर्स्ट एस्टेट के पास ज्यादा थे। ओके अब इससे कोई प्रॉब्लम आएगी? डू यू रियलाइज? एग्जैक्टली अगर कुछ लोगों के पास बहुत सारा पैसा होगा और कुछ के पास बिल्कुल नहीं होगा, तो ऑब्वियसली दे वुड रिवोल्ट, दे वोंट लाइक इट। और ये जो फर्स्ट और सेकंड एस्टेट थे, दे वर आल्सो ट्राइंग टू कंट्रोल द थर्ड एस्टेट। उनके ऊपर टैक्सेस लगाते थे इन फॉर्म ऑफ टैलीज, ओके, एंड टाइट्स। इफ इन एग्जाम इट कम्स व्हाट डज टाइट्स और टैलीज मीन्स, तो आप बता पाओगे क्या होता है? एग्जैक्टली 1/10 तिथिस मतलब 1/10 जो भी प्रोड्यूस होती थी एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, वो उसका 1/10 ये लोग चर्च को देते थे, द कॉमनर्स। ठीक है, इनके ऊपर ही सिर्फ टैक्स बर्डन था। दे वर सपोज टू, जो भी अर्न करते थे, अगर ये 100 रुपीज अर्न कर रहे हैं तो उसमें से 50 to 70 रुपीज जो है इनको सेकेंड और फर्स्ट एस्टेट को देना होगा। अब अगर आप 100 कमा रहे हो और उसमें से आपका 70 रुपीज जा रहा है, 30 आपके पास बच रहा है, तो आपको अच्छा लगेगा? Exactly. So this was the cause. They were not happy with the way the society was functioning. So they aimed or tried for a revolt. Okay. अब मुझे एक बार फिर से बताओ, फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेट में कौन कौन से आए और वो कितने परसेंटेज कंप्राइज करते थे? राइट राइट common people and the public, which could 90 राइट and land were there for या लैंड और मनी रिसोर्सेज बेसिकली 60%, ज्यादातर रिसोर्सेज जो थे वो फर्स्ट और सेकंड के पास थे, थर्ड के पास नहीं थे, बहुत कम थे। ओके एंड उसके अलावा एक और चीज क्या थी, फ्रेंच सोसाइटी जो थी उन्होंने बहुत हेल्प करी थी अमेरिकन रेवोल्यूशन में अमेरिकन की। ओके डू यू रियलाइज इससे क्या हुआ होगा? सपोजिटली आपका कल एग्जाम है और आप पढ़ने की बजाय अपनी फ्रेंड की हेल्प करने चले जाते हो या उसको पढ़ाने चले जाते हो जिसमें कि आपको भी नहीं आता, सो वुड इट बी बेनिफिशियल फॉर यू और नॉट? एग्जैक्टली तो वही था, जब आपके पास खुद के पास पैसे नहीं है, फ्रांस के पास खुद के पास प्रॉब्लम्स थी, लेकिन दे वेंट टू हेल्प देयर फ्रेंड्स द अमेरिकन्स। 13 अमेरिकन कॉलोनीज को इन्होंने ब्रिटिश राज से इंडिपेंडेंस दिलवाने में मदद करी, राइट? सो इन दैट प्रोसेस they also fought along with Americans and they lost lot of their resources। तो इनके पास जो पैसा था भी ना, जो उस टाइम की गवर्नमेंट थी, उस टाइम गवर्नमेंट थी या किंगडम का रूल था? एग्जैक्टली तो उस टाइम जो किंगडम की ट्रेजरी थी, ट्रेजरी डू यू अंडरस्टैंड? नॉट लेगेसी, ट्रेजरी मीन्स हिंदी में अगर हम बोले शुद्ध हिंदी में तो कोष, कोष का मतलब जहां पे आपका पैसा होता है। लॉकर अगर इन सिंपल वर्ड्स, राइट, यू मस्ट बी हैविंग अ लॉकर एट योर होम, सो दैट वे जहां पे भी आप अपना पैसा रखते हो। आज इंडियन गवर्नमेंट का पैसा आरबीआई के पास होता है, आरबीआई, राइट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सो जस्ट लाइक दैट ट्रेजरी उसको बोलते हैं। ठीक है, तो इनकी ट्रेजरी जो थी वो डिप्लीट हो गई। डिप्लीट, यू अंडरस्टैंड द टर्म डिप्लीट? एग्जैक्टली खत्म हो गए पैसे, अपना घर चलाने के लिए पैसे नहीं बचे, तो ऑब्वियसली जो घर में लोग होंगे वो तो रिवोल्ट करेंगे ही ना, कि वी आर अर्निंग, वी आर डूइंग थिंग्स, वी आर गिविंग यू मनी एंड येट यू आर नॉट स्पेंडिंग इट ऑन आवर बेटरमेंट, रादर आप दूसरी कंट्री को फंड कर रहे हो, राइट? तो इस वजह से जो लोग थे वो बहुत परेशान थे। फर्स्ट रीजन कि उनके पास पैसा नहीं बचा था फ्रांस के पास। सेकेंड, जो किंग थे वो, हु वाज द किंग? राइट, लुई 16। ये बहुत ही इनडिसाइसिव नेचर के थे, या कह लो बहुत वीक थे, मतलब ही वाजंट अ वेरी स्ट्रॉन्ग किंग और अ किंग हु हैड अ विजन टू रन हिज ओन कंट्री।
ओके, मेकिंग रॉन्ग चॉइसेस, रॉन्ग डिसीजंस. इनडिसाइसिव मतलब when you don't understand a term you can try learning it this way. इनको भूल जाओ. डिसाइसिव मतलब डिसीजन के पास है तो जो डिसीजन ले सकता हो, और इन लगा दिया. इनडिसाइसिव मतलब जो डिसीजन नहीं ले सकता हो. ओके, so the king was of indecisive nature, a weak king who could not make a decision. He was a poor decision maker. सही डिसीजंस वो नहीं ले पाते थे. तो अगर आपका हेड ऐसे होंगे जो सही डिसीजंस नहीं ले पा रहे, तो क्या कंट्री आपकी अच्छे से रन होगी कि नहीं? या सो दैट वाज अनदर प्रॉब्लम. फर्स्ट प्रॉब्लम हमने क्या देखी? वो ओवर, राइट, very good, very good, because French helped American in their war of independence. They helped 13 colonies, 13 American colonies to get free. तो ऑब्वियसली उनके रिसोर्सेज वहां चले गए. सो डिप्लीशन ऑफ ट्रेजरी वन कॉज, जिसको आपने बहुत अच्छे से बोला कि रिसोर्सेज कम हो गए थे. सेकेंड रीजन वाज जो उस टाइम का किंग था वो भी इनडिसाइसिव नेचर का था, एक वीक किंग था. अगर आपका हेड ही बहुत वीक है, पावरफुल नहीं है, उसके ही इज अनेबल टू मेक गुड चॉइसेस, तो ऑब्वियसली कंट्री डाउनफॉल पे जाएगी. और फिर जो उनकी वाइफ थी, ओके, क्वीन एंटोइनेट, ओके, she came from Austria. Why I am talking about his wife is because later, और इनकी origin के बारे में भी ये ऑस्ट्रिया से आई थी. She wasn't a French, she came from Austria. So later on फ्रेंच लोग जो हैं वो ऑस्ट्रिया के साथ भी वॉर करेंगे. क्यों? क्योंकि अकॉर्डिंग टू देम दिस क्वीन who came from Austria was never involved in emotionally with the French people, never connected with the French people. If from the Indian context I give you this example, you know of Sonia Gandhi ji? I'm saying, do you know Sonia Gandhi ji? ओके, बेसिकली सोनिया गांधी जी भारत की एक लीडर हैं, एक पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करती हैं, बट उनका ओरिजिन इटली से है, राइट? ओके फाइन. तो सोनिया गांधी, चलो फिर हम इसी एग्जांपल पे आते हैं. बेसिकली यू आर फ्रॉम विच कंट्री? If I ask Parth is from which country, right? So would Parth have emotional connection with I say Pakistan? आपको अच्छा या बुरा लगेगा पाकिस्तान के साथ कुछ हो या इंडिया के साथ कुछ हो, उस पे आपके ज्यादा सेंटिमेंट्स जुड़े होंगे, राइट? बिकॉज यू आर एन इंडियन, राइट? सो वही था जो ये क्वीन थी, ये ऑस्ट्रिया से आई थी, तो इनके सेंटिमेंट्स ऑस्ट्रिया के साथ जुड़े हुए थे और फ्रांस के लोगों के साथ नहीं. तो फ्रेंच पीपल यूज टू फील दैट शी इज नॉट द राइट क्वीन. और प्लस ये बहुत ज्यादा खर्चीली थी, बहुत एक्सपेंस करने वाली थी. ओके, सो ऑब्वियसली इफ शी इज रिच एंड शी होल्ड्स द पावर एंड शी इज स्पेंडिंग सो मच, तो वो लोगों के भी तो पैसे खत्म कर रही है ना, तो लोग उनसे खुश नहीं थे. So we came across 3 reasons. Number 1, treasury depletion. Okay, और इसके बहुत सारे कारण थे. पहला तो क्योंकि फ्रेंच जो थे वो अमेरिकन रेवोल्यूशन में सपोर्ट कर रहे थे. सेकंड, जो किंग थे वो एक इनडिसाइसिव नेचर के थे, वो अच्छे डिसीजंस नहीं ले पाते थे. और थर्ड क्या था कि जो क्वीन भी थी, she was of Austrian origin. ऑस्ट्रिया क्या है आपको पता है? एग्जैक्टली तो इसलिए वो फ्रेंच लोगों के साथ कनेक्ट नहीं कर पाती थी. तो इन सारे कारणों की वजह से अब जब आपके पास पैसा नहीं होगा फिर भी आप लोगों को दूसरी कंट्री को सपोर्ट कर रहे हो, तो आप कहीं ना कहीं से लोन ले रहे हो, राइट? सो व्हेन यू टेक लोन व्हाट हैपेंस? यू हैव रीपे, return it back, exactly, and return it back along with the interest, right? You understand interest, right? हाँ, तो आप जो आपको पब्लिक पैसा दे रही है वो पैसा आप पब्लिक के वेलफेयर में लगाने की बजाय वो आपको
लोन का इंटरेस्ट चुकाने में देना पड़ रहा है, तो आपके पास तो पैसा बचा ही नहीं अपनी कंट्री के लोगों को देने के लिए, उनकी बेटरमेंट के लिए। जब हमसे टैक्सेस लिए जाते हैं तो वो टैक्सेस को गवर्नमेंट कहाँ पे स्पेंड करती है? इन वेलफेयर ऑफ द कंट्री, इन वेलफेयर ऑफ द पीपल, राइट? और वो ही नहीं हो पा रहा था बिकॉज आपका पैसा जो लोग आपको देते थे वो आप स्पेंड कहाँ कर रहे थे? लोन का इंटरेस्ट चुकाने में। अमेरिका पे भी कर रहे थे एग्जैक्टली exactly. उसके बाद जब आपके पास पैसा नहीं रहा तो आपने लोन लिया, अब आप उस लोन की पेमेंट करने लगे हो, सो यू डोंट हैव मनी। ओके, तो बेसिकली इसकी वजह से कंट्री पे ह्यूज डेट थी। डेट, यू अंडरस्टैंड? बहुत ज्यादा लोन था, बहुत ज्यादा उधार था, उधारी थी जो उनको चुकानी थी। अब और कंट्री भी रन नहीं हो पा रही थी। सो व्हाट वाज द नेक्स्ट ऑप्शन? अब कैसे कंट्री में पैसा लाया जाए? व्हाट डिड द किंग, व्हाट माइट हैव द किंग थॉट अकॉर्डिंग टू यू? वेरी गुड, इंक्रीजिंग टैक्सेस। सो यू एज अ सिटीजन वुड यू लाइक कि मैं ऑलरेडी अगर 70% 80% टैक्स दे रहा हूं और अब वो 90% कर दिया जा रहा है बिकॉज किंग ढंग से डिसीजन नहीं ले पा रहा है, सो वुड यू लाइक दैट? Why won't you like that? Very good. How will you sustain? आप अपना जीवन कैसे चलाओगे? राइट? अपनी फैमिली का जीवन कैसे चलाओगे? So all these were the reasons that were leading ultimately to a revolution. लोगों के मन में जो है वो बहुत गुस्सा था और उनको वो गुस्सा कैसे ना कैसे तो निकालना था। और उसके अलावा जो फर्स्ट और सेकंड एस्टेट थे, देवर ऑल्सो, सिर्फ फर्स्ट सेकंड एस्टेट में तो किंग आ गए, ये लोग भी देवर टेकिंग टैक्सेस फ्रॉम द थर्ड एस्टेट, देवर टेकिंग फ्यूडल, ये किस फॉर्म में टैक्स ले रहे थे? फ्यूडल ड्यूज के फॉर्म में। फ्यूडल टर्म डू यू अंडरस्टैंड? ओके, अगर मैं आपको हिंदी में फ्यूडल समझाऊं, सो बेसिकली कुछ लोग के पास लैंड होता है, अपनी जमीन होती है, वो उसको रेंट पे देते हैं और उस रेंट से उनके पास पैसा आता है, ठीक है? उस सिस्टम को कहते हैं फ्यूडल सिस्टम, वेर यू अर्न मनी बाय वे ऑफ रेंटेड इनकम। ठीक है, आपने अपने घर को रेंट पे दिया और उससे आपको पैसा आ रहा है, लाइक दैट। और एक ही नहीं, आपके पास बहुत सारे लैंड्स हैं, सो इट बिकम्स फ्यूडल सिस्टम। तो वो इस फॉर्म में फ्यूडल ड्यूज लेते थे, लैंड इसके इनके पास होता था, ये अपना लैंड जो है कल्टिवेशन के लिए थर्ड एस्टेट को दे देते थे। कल्टिवेशन, यू अंडरस्टैंड? खेती बाड़ी, ठीक है, उसके लिए इनको दे देते थे और इसमें से जो उनका रेवेन्यू होता था उसका पेमेंट उनको इनको देना होता था रेंट के फॉर्म में, कि आप हमारा लैंड यूज कर रहे हो तो हमें पैसे दो। ओके, और उसके अलावा जो थर्ड एस्टेट थे वो लोग सेकंड एस्टेट के लिए सर्वेंट्स की तरह भी काम करते थे। बट व्हाट वाज द रीजन कि फर्स्ट और सेकंड एस्टेट को ये सारे प्रिविलेजेस मिलते थे? वर दे एनी बेटर ऑफ देन द थर्ड एस्टेट? उसका क्या कारण होगा कि फर्स्ट और सेकंड एस्टेट वर गेटिंग द बेनिफिट्स बट नॉट द थर्ड एस्टेट? राइट, दे वर रिच, दे हैड प्रिविलेज। एंड रिच के साथ साथ अगर आप नोबिलिटी में बॉर्न हुए हो, जस्ट बिकॉज यू आर बॉर्न रिच, तो आपको प्रिविलेज मिल रही है। अगर मैं आपको इसको एक एग्जाम्पल से बताऊं, यू हैव अ फ्रेंड हु इज द सन ऑफ अ मिनिस्टर, और उसको बोला जाता है कि आपको एग्जाम देने की जरूरत नहीं है, क्लास 9th के हम आपको ऐसे ही पास कर देंगे, बट पार्थ यू हैव टू सिट फॉर एग्जाम्स। ओके, वुड यू लाइक दैट? व्हाई? एग्जैक्टली, राइट। एंड वो सिर्फ उसको प्रिविलेज मिल रही है बिकॉज वो एक मिनिस्टर के बेटे हैं, so that's unfair, right? So same feeling जो थर्ड एस्टेट थी उनके मन में भी आ रही थी कि हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है, हमारे साथ गलत हो रहा है, जस्ट बिकॉज we are not born rich or we are not born into nobility. nobility मतलब जो किंग हो गए, क्वीन हो गए, राजघराने से आने वाले लोग हो गए। ओके,
सो दे थॉट वी नीड टू रिवोल्ट, लेकिन उससे पहले जो टैक्स अगर हमने लगाने का सोचा, द किंग थॉट ना कि आई नीड टू इंक्रीज टैक्सेस। सो उस टाइम की सोसाइटी में किंग अपने आप अपनी मर्जी से टैक्सेस नहीं इंक्रीज कर सकते थे, ही हैड टू मेक एन असेंबली सिट। ओके, वो असेंबली किसको कंप्राइज करती थी, कौन कौन होता था उस असेंबली में, इफ यू कुड टेल मी। एंड व्हाट वाज द कॉम्पोजिशन ऑफ द असेंबली, कि कैसे कितने लोग फर्स्ट एस्टेट के होते थे, सेकंड के, थर्ड के, इफ यू कुड टेल। ओके, तो सपोजिडली ये असेंबली है, ओके, किंग, फर्स्ट एस्टेट, सेकंड एस्टेट एंड थर्ड एस्टेट। इसमें इस असेंबली में एक प्रॉब्लम थी, इफ यू कुड आंसर और ट्राई। Right, wow, that's amazing. That's absolutely correct. Yeah. Why, how? अगर थर्ड एस्टेट भी मेंबर्स थे इस असेंबली का, तो भी उनके अगेंस्ट वाले डिसीजंस कैसे लिए जाते थे, और जिसमें कि ये तो ज्यादा भी थे नंबर में। majority नो नो नो, यही आप कंफ्यूज हो रहे हो। अभी हमने क्या पढ़ा था, कॉम्पोजिशन क्या थी सोसाइटी की, कितने परसेंटेज थी थर्ड एस्टेट की, 97। तो वो तो कम नहीं हुए, वो तो बहुत ज्यादा हुए। And only 3% was comprised of the first and second estate. So फिर why were decisions not taken in favor of third? whole was Yeah, so one vote like that, or one vote सबका, one vote for each estate, right? Yeah, that's a better answer. हाँ बोलो। both the first and third Right, बोलो बोलो, सही कह रहे हो, कॉन्फिडेंटली। राइट, सो बेसिकली जो वोटिंग राइट्स थे उसमें डिस्क्रिपेंसी थी, ठीक है। बैठते तीनों थे असेंबली में, लेकिन जब आप इनको भी वन वोट दे रहे हो, इनको भी वन वोट दे रहे हो, और इनको भी वन वोट दे रहे हो, जिसमें कि इनके 300 लोग हैं, और इनके भी 300 लोग हैं, और इनके 600 हैं, सो इज इट फेयर? एग्जैक्टली, इट वाजंट फेयर। अगर आप वन वन वोट सब मेंबर को देते, दिस इज व्हाट दे आस्क्ड फॉर, द थर्ड एस्टेट आस्क्ड द किंग और प्रपोज दिस थिंग टू किंग कि आप वन वोट पर मेंबर रखो, ओके, एंड नॉट वन वोट पर एस्टेट। दे डिमांडेड दिस फ्रॉम द किंग कि ये सही है, ये गलत है। ऑब्वियसली, क्योंकि इनकी बात सुनी जा रही है जिसमें कि ये कम है नंबर में, और इनकी नहीं सुनी जा रही जिसमें कि ये ज्यादा है नंबर में। और इसमें भी क्या सबको वोटिंग राइट्स थे? Okay, and how do you what is the explanation for active citizens? Okay, so women also paid taxes. Did they have the right to vote? Okay, basically women को इस टाइम पे वोटिंग राइट नहीं था. It was in 1946 when French women got the voting right. तो ये तो बहुत बहुत आगे आएगा वोटिंग राइट. अभी we are talking about 1700 वाला पीरियड, 18th century. Women had no voting rights, and similarly
वोटिंग राइट सिर्फ था प्रॉपर्टीड मेन को. व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म प्रॉपर्टीड मेन? सिंपल, या जिनके पास प्रॉपर्टी थी उनको वोटिंग का राइट था और नॉन प्रॉपर्टीड मेन को राइट नहीं था. सो बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी. वोटिंग राइट एक तो वो नहीं थे, इक्वल नहीं थे, इक्वल वोटिंग राइट्स नहीं थे, और सेकेंडली सबको वोटिंग राइट्स थे भी नहीं. तो दीज पीपल आस्क्ड द किंग, डू यू थिंक द किंग अग्रीड और डिसअग्रीड कि जो उन्होंने प्रपोजल दिया कि 1 वोट पर मेंबर होना चाहिए? किंग अग्रीड. इट्स ओके, गलत भी बोलोगे तो मैं करेक्ट कर दूंगी. इट्स फाइन, यू कैन से, बी कॉन्फिडेंट. Okay. राइट. नो, इनिशियली किंग डिड नॉट अग्री. अगर किंग अग्री कर जाते तो रिवोल्ट की जरूरत ही नहीं पड़ती. किंग डिड नॉट अग्री. इफ यू हैव ऑल द पावर, वुड यू लेट गो ऑफ योर पावर इजली? अगर आज आपके पास सारी पावर है, आप क्या उसको एकदम से जाने दोगे? No, no. Why? Because everyone loves power. सबको पावर. आज आपको मम्मी बोल दें कि आज सारा दिन आप टीवी देखो, so you would like that, no? और वॉट एवर थिंग जो भी आपको पसंद है और आपकी मम्मा आपको परमिशन दे दें कि फॉर होल डे यू कैन डू वॉट एवर यू लाइक और लव, तो यू वोंट लेट गो ऑफ दैट पावर इजली. आपको मन करेगा मुझे नेक्स्ट डे भी वैसा ही अलाउंस मिले. तो ऑब्वियसली किंग डिड नॉट अलाउ. किंग डिड नॉट एक्सेप्ट द प्रपोजल ऑफ द थर्ड एस्टेट कि 1 वोट पर मेंबर होना चाहिए. सो दीज पीपल, द थर्ड एस्टेट, दे लेफ्ट द असेंबली. सिंपल. और इस असेंबली को बोलते थे एस्टेट्स जनरल. ओके, जैसे हमारे यहाँ पे डू यू नो लोकसभा, राज्यसभा, पार्लियामेंट, तो ऐसे ही उस टाइम पे एस्टेट्स जनरल होती थी जिसमें फर्स्ट एस्टेट, सेकंड एस्टेट, थर्ड एस्टेट के सिटीजन्स बैठते थे, लेकिन वोटिंग राइट इक्वल नहीं थे. 1 वोट पर एस्टेट था, जिसके अगेंस्ट थर्ड एस्टेट ने बोला 1 वोट पर मेंबर होना चाहिए, बट किंग डिड नॉट अग्री एंड अल्टीमेटली दे लेफ्ट द असेंबली. अभी तक आपको कोई भी डाउट, any question you have, anything you haven't understood? Okay, so आप सोच के बताओ कि क्या किया होगा फिर. ये लोग असेंबली से चले गए, नाउ व्हाट? या राइट. तो एकदम से मतलब असेंबली से गए और रिवोल्ट प्रोटेस्ट करा. they organized themselves, they came together, right? they organized themselves, they came together. और ये असेंबली जो हुई थी, this happened on 5th May 1789. ओके, एस्टेट्स जनरल की असेंबली. ओके, सो उसके बाद 20 जून को, ओके, these people, थर्ड एस्टेट पीपल मेट अगेन. तो एकदम से उस पीरियड में थोड़ा बहुत रिवोल्ट, मन में गुस्सा तो चल ही रहा था, बट 5th मई की असेंबली से वॉकआउट करने के बाद थर्ड एस्टेट जो है वो 20 जून को मिला. दे वर प्लानिंग टू गो टू एस्टेट जनरल की असेंबली. जैसे हमारे यहाँ पार्लियामेंट हुई, तो आप एक नेता होने के नाते पार्लियामेंट में एंटर करना चाह रहे हो, लेकिन पार्लियामेंट बंद थी, आपको पार्लियामेंट में एंट्री नहीं दी गई. दिस इज व्हाट हैपेंड विद द थर्ड एस्टेट पीपल. दे वर नॉट अलाउड टू एंटर द पार्लियामेंट, और बेसिकली एस्टेट्स जनरल उस टाइम. ओके, सो येट दे डिड नॉट गेट डीमोटिवेटेड. उनको पता था हमें प्रॉब्लम आएगी, वी आर फाइटिंग फॉर आवर राइट्स, जो हमें इजीली नहीं मिलेंगे, क्योंकि कोई भी अपने राइट्स इजीली नहीं, कोई भी अपनी पावर्स एंड प्रिविलेजेस इजीली जाने नहीं देता. एंड दिस इज व्हाट वाज हैपनिंग विद द थर्ड एस्टेट. सो दे वेंट टू टेनिस कोर्ट, द नियर बाय टेनिस कोर्ट. एग्जैक्टली, इंडोर टेनिस कोर्ट. इंडोर आउटडोर, इंडोर मतलब बिल्डिंग के अंदर, आउटडोर मतलब बाहर. ओके,
So they went to टेनिस कोर्ट, और यहाँ पे जो इन्होंने मीटिंग थर्ड एस्टेट वालों ने एस्टेट जनरल में कंडक्ट करनी थी, जहां उन्हें परमिशन नहीं मिली, डोर्स क्लोज मिले, सो दे कंडक्टेड दैट मीटिंग एट अ टेनिस कोर्ट बिकॉज दे वर डिटरमाइंड कि हमें अपने राइट्स चाहिए. ओके, तो टेनिस कोर्ट में व्हेन दे मेट, जस्ट अ सेकंड, they came together. और ओथ, टेनिस कोर्ट ओथ क्यों बोलते हैं? ओथ, डू यू अंडरस्टैंड? प्लेज, एग्जैक्टली, प्लेज. वो साथ आए और उन्होंने इस चीज की प्रतिज्ञा ली, प्लेज ली, ओथ ली कि हम डिवाइड नहीं होंगे अनलेस एंड अंटिल वी गेट व्हाट वी वांट, राइट? एंड व्हाट डिड दे वांट? दे वांटेड अ कॉन्स्टिट्यूशन. What does constitution mean, Parth? Set of what? Set of what? Yeah, set of rules, regulations, laws. एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें लिखा होता है कि क्या चीजें करनी है और क्या नहीं करनी है, और इस डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंगली आपकी कंट्री रन होती है. And who makes these rules and regulations, laws? राइट, आज की डेट में गवर्नमेंट करती है. एंड गवर्नमेंट इज कंप्राइज्ड ऑफ whom? पीपल, एग्जैक्टली. तो ये जो डॉक्यूमेंट होता है, इट कंटेन्स विल ऑफ द पीपल. यू अंडरस्टैंड द टर्म विल ऑफ द पीपल? बताओ. What people राइट, वेरी गुड. जो लोगों को चाहिए, पीपल की वांट, उनकी मर्जी के अकॉर्डिंगली चीजें होना, विल ऑफ द पीपल, ये डॉक्यूमेंट में. लेकिन क्या किंग के टाइम पे ऐसा कोई कॉन्स्टिट्यूशन एग्जिस्ट करता था? राइट, मोनार्की. किंग वॉज द कॉन्स्टिट्यूशन इन हिमसेल्फ. किंग को किसी की नहीं सुननी, किंग सिर्फ सबको बताता था ये करना है, ये करना है, और अकॉर्डिंगली चीजें होती थी. बट किंग किसी की नहीं सुनता था. King thought he had absolute power, या power from the divine, divine rights जिसको बोलते हैं. Do you understand what divine rights mean? Birth rights कह लो, या कि भगवान ने मुझे ये राइट्स दिए हैं. डिवाइन मतलब all powerful, something that is beyond our imagination. Okay? गॉड के दिए हुए राइट जिसको कोई मुझसे ले नहीं सकता, लाइक दैट. So he thought I am all powerful, but people said no, you are not powerful. The constitution is the most powerful document and the country will run based on what the constitution says. So जब वो टेनिस कोर्ट में मिले, these people they took this oath that we won't हम अलग नहीं होंगे जब तक हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना लेते. And what was this known as? no, जो उन्होंने ये ओथ ली, इसको बोला जाता है फेमसली टेनिस कोर्ट ओथ. ओके, जो 20 जून 1789 को ली. इससे पहले हमने जो इवेंट देखा था वो कौन सी डेट को हुआ था? इससे पहले, वेरी गुड, क्या हुआ था? एस्टेट जनरल की मीटिंग, या जहां पे अग्रीमेंट नहीं हुआ, डिसएग्रीमेंट्स थे. तो थर्ड एस्टेट टेनिस कोर्ट में मिली क्योंकि उनको परमिशन नहीं मिली थी एस्टेट जनरल में अपनी मीटिंग कंडक्ट करने को. सो डू यू थिंक जो इन्होंने ओथ ली और वो भी किंग के अगेंस्ट ली, तो किंग बहुत इजीली इनको अग्री कर जाएगा इस चीज को? राइट, वो इजीली तो नहीं करते. बट देयर वाज एन इवेंट दैट हैपेंड ड्यूरिंग द टाइम व्हिच वाज स्टॉर्मिंग ऑफ द बैस्टिल्स. ओके, आपको इस टर्म से क्या समझ में आता है, इस स्टेटमेंट से, स्टॉर्मिंग ऑफ द बैस्टिल्स?
Yeah, you're going right. You're close. राइट, बैस्टिल्स बेसिकली फ्रांस में एक प्रिजन था. प्रिजन समझते हो, जेल. ठीक है. तो एक र्यूमर फैला कि जो किंग है वो आर्मी भेजने वाला है लोगों को मारने के लिए. तो उस डर से लोगों ने कहा हम ही जाके, जो ये हमें मारने आएंगे, इनके जो हथियार हैं, इनके आर्म्स हैं, वेपन्स हैं, वी विल ऑक्यूपाई दोज वेपन्स, वी विल टेक देम इन आवर कस्टडी. Hence they made a raid to Bastilles. They stormed the Bastilles area. And उसके अलावा मन में पहले से ही गुस्सा था. And women led this protest. इस प्रोटेस्ट में women का बहुत बड़ा रोल था, क्योंकि जो ब्रेड के प्राइसेस बढ़ रहे थे, इन्फ्लेशन हो रही थी. डू यू अंडरस्टैंड द टर्म इन्फ्लेशन? Right, you are absolutely right. Say it confidently. Goods, yeah, increase in price of goods and services. तो इन्फ्लेशन हो रही थी, ब्रेड के प्राइसेस, रोटी कपड़ा मकान, इन सब के प्राइसेस बढ़ रहे थे. women were also under pressure, they were not happy, so they stormed the Bastilles area. Not just women, men also stormed the Bastilles area, जिसको हम Bastilles Day Parade के नाम से आज की डेट में फ्रांस में सेलिब्रेट होता है ऑन एवरी 14th of July. जैसे हमारे यहाँ रिपब्लिक डे होता है, वैसे फ्रांस में Bastilles Day Parade होता है. ओके, सो द वुमेन स्टॉर्म्ड Bastilles, और इस वजह से जो किंग थे उनको अग्री होना पड़ा थर्ड एस्टेट की डिमांड्स पर. तो अभी तक हमने स्टार्टिंग से क्या क्या किया, इफ यू कुड रिकॉल, जो भी आपको समझ में आया हो या जो आपका डाउट हो वो पूछ सकते हो. Third is राइट, fight अपनी कंट्री को रन करने के लिए या अपने आप को फंड करने के लिए. third is army demanded one for each year, but and then they had a tennis and they formed Bastilles. वेरी गुड, वेरी गुड. एंड क्लर्गी आपने बोला, तो क्लर्गी का एक और नाम क्या है? प्रीस्ट या पीपल फ्रॉम द चर्च, राइट, टू रिमेम्बर. ठीक है. और आपने रिच बोला, रिच का एक और टर्म नोबिलिटी, और एक और टर्म ट्राई करो जो मैं लिख रही हूँ, अगर उससे आए. या एग्जैक्टली, एरिस्टोक्रेसी. तो आपको एग्जाम में कोई भी टर्म दिखे, रिच, एरिस्टोक्रेसी, बेसिकली नोबिलिटी, एरिस्टोक्रेसी, तो उसका मतलब भी रिच होता है. क्लर्गी दिखे तो चर्च या प्रीस्ट. ओके, सो द सिचुएशन वाज नॉट गुड. और जो ये सारी प्रॉब्लम्स थी, इनको हम एक वर्ड में अगर समराइज करें तो दिस वाज द सबसिस्टेंस क्राइसिस. जो थर्ड एस्टेट के लोग फेस कर रहे थे, दिस वाज नोन एज द सबसिस्टेंस क्राइसिस. सबसिस्टेंस क्राइसिस मतलब आप अपनी बेसिक नीड्स फुलफिल नहीं कर पा रहे हो, आपके बेसिक मीन्स ऑफ लाइवलीहुड जो हैं
they are in danger. Livelihood, you understand? No, no, livelihood means your source of income. सोर्स ऑफ इनकम, जहां से आप पैसा कमाते हो. अगर आप खेती बाड़ी करते हो तो आपको उसमें से 1/10 टेथीज के फॉर्म में देना पड़ रहा है चर्च को, तो आपके पास पैसा नहीं बच रहा और बाकी पैसा कुछ आपको फ्यूडल लॉर्ड्स को देना पड़ रहा है फ्यूडल ड्यूज के फॉर्म में. सो यू आर लेफ्ट विद वेरी लेस मनी. तो लाइवलीहुड क्राइसिस क्रिएट हो रहे थे और बैड हार्वेस्ट भी थी उस टाइम, फेमीन भी आया हुआ था, डिजीजेस फैल रहे थे, बिकॉज ऑब्वियसली अगर आप अच्छे से नहीं खाओगे देन यू विल बी अंडर नरिश्ड एंड देन सूनर और लेटर द डिजीजेस विल कैच यू. सो ये सारी प्रॉब्लम को सबसिस्टेंस क्राइसिस बोलते हैं. ओके, सो ड्यू टू दिस क्राइसिस इन लोगों ने आवाज उठाई किंग के खिलाफ एंड फाइनली जब बैस्टल्स पे स्टॉर्मिंग हुई, दैट्स व्हेन द किंग रियलाइज कि अब मेरे हाथ में सब कुछ नहीं है, तो आई हैव टू गिव इन टू द वॉन्ट्स ऑफ द थर्ड पीपल. गिव इन मतलब मुझे इनकी बातों को अग्री करना पड़ेगा थर्ड एस्टेट की. अगर मैं नहीं मानूंगा सो ऑब्वियसली ये लोग मुझे मार देंगे, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, राइट? एंड हेंस किंग सेड ओके आई अग्री. तो 1789 में किंग अग्री हुए. 1791 में फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन बन के रेडी हुआ, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन यू कैन से इन अ वे. एंड इस तरीके से फ्रांस पूरी तरीके से मोनार्की की बजाय अब कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की हो गई. What does constitutional monarchy means and how is it different from monarchy? Well done. Absolutely. That's correct. Second. So in which year France became a constitutional monarchy? Right. और उससे पहले वो थी क्या? मोनार्की. राइट, एग्जैक्टली. और इसमें जिन लोगों ने रोल प्ले किया, ओके, वो थर्ड एस्टेट के किस टाइप के लोग थे? जिन्होंने बेसिकली ये रेवोल्यूशन लाने में, ये क्रांति लाने में मदद करी. व्हाट इज द टर्म फॉर दोस थर्ड एस्टेट पीपल? merchants were part of it, yes. There's a, जैसे सबसिस्टेंस क्राइसिस नाम था ना सारी प्रॉब्लम्स के लिए, एक नाम सबसिस्टेंस क्राइसिस. ऐसे ही ये जो लोगों ने मदद करी थी ये क्रांति लाने में या कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में, इनके लिए भी एक टर्म था जिसमें मर्चेंट्स इंक्लूडेड थे. यू आर करेक्ट. देयर वर बिजनेसमैन, प्रोफेशनल्स, ओके, दे ऑल केम फ्रॉम थर्ड क्लास. दे वर थर्ड एस्टेट, बट ये एजुकेटेड थे. ओके, कुछ लोगों ने जिन्होंने एजुकेशन अटेन, क्योंकि ऑब्वियसली इफ यू आर नॉट एजुकेटेड, इफ यू डोंट हैव द नॉलेज, विजडम, देन हाउ वुड यू नो कि मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है? वो तो आप तभी जज कर पाते हो ना, राइट एंड रॉन्ग, व्हेन यू आर एजुकेटेड इनफ. तो इट वाज दीज एजुकेटेड पीपल जिन्होंने कहा हमारे साथ गलत हो रहा है. ओके, दिस वी हैव ऑलरेडी डन, राइट? क्रॉप फेलियर, ब्रेड क्राइसिस, जिसकी वजह से ओवरऑल सोशल अनरेस्ट हुआ, और इसको हम सबसिस्टेंस क्राइसिस के नाम से जानते हैं. ओके, एंड देन दिस आल्सो वी हैव डन. वॉर एक्सपेंसेस, रॉयल एक्स्ट्रावेगेंस. एक्स्ट्रावेगेंस मतलब वही जो मैंने आपको बताया, क्वीन एंटोइनेट जो थी वो बहुत खर्चीली थी. एक्स्ट्रावेगेंस का मतलब बहुत खर्चा करने वाला, फालतू के एक्सपेंसेस करने वाला. इसकी वजह से अल्टीमेटली ट्रेजरी एम्प्टी हो गई थी. ओके, दिस वी हैव डन. और यही वीक लीडरशिप किंग लुई 16 की, इनडिसाइसिव किंग थे. क्वीन बहुत ज्यादा एक्स्ट्रावेगेंट थी, बहुत ज्यादा वेस्टफुल नेचर की थी, पैसे बहुत ज्यादा खर्च करती थी. वी हैव डन ऑल दीज थिंग्स. दिस, ये लोगों को कुछ एक टर्म से जाना जाता था, नॉट स्पेसिफिकली देम, बट दे वर ऑल्सो पार्ट ऑफ इट. बट जो मैं टर्म आपसे जानना चाह रही हूँ, जिसमें आपने बोला मर्चेंट्स, बिजनेसमैन, प्रोफेशनल्स आते थे, शुड आई टेल?
अगर आप मेरे लिखते लिखते के बीच में गेस कर पाओ तो आप बताना। मिडिल क्लास, न्यू मिडिल क्लास। Why were they called middle? Because they were not वेरी गुड। रिच में तो आ गई एरिस्टोक्रेसी, राइट, या फिर द क्लर्जी, द फर्स्ट एंड द सेकेंड एस्टेट, और थर्ड एस्टेट में पुअर थे। बट इसी कुछ थर्ड एस्टेट के लोग जो एजुकेशन गेन कर लिए थे, एजुकेटेड हो गए थे, जिन्होंने अपने बिजनेसेस चलाए, प्रोफेशनल बने, लॉयर बने, टीचर बने, उनके पास विजडम आई टू रियलाइज हमारे साथ गलत हो रहा है। They came in the class of middle class, not very rich, not very poor. Okay, and these were the people who stood apart and said हमारे साथ गलत हो रहा है and we will raise our voice, जो कि उन्होंने करी फ्रेंच रेवोल्यूशन के फॉर्म में। एंड इसी में कुछ ये थिंकर्स थे, थिंकर्स बोल लो, फिलोसफर्स बोल लो, who played an eminent role in French Revolution. Do you know anything about any of these philosophers? Right, of government. right. ओके, इन बुक्स के थ्रू ये क्या कन्वे करना चाह रहे थे? राइट, तो बेसिकली लॉक जो थे, जॉन लॉक, जिन्होंने टू ट्रीटाइसेस ऑफ गवर्नमेंट लिखी, ही सेड देयर इज नो एब्सोल्यूट राइट, नो डिवाइन राइट, ओनली नेचुरल राइट्स। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय नेचुरल राइट्स? क्या जीना हमारा अधिकार है, और एनीवन कैन कम एंड किल अस? Right, what kind of right it is? It is a natural right. Okay, कि कोई हमें मार नहीं सकता, ये तो एक बहुत बेसिक चीज है ना। नो वन कैन किल अस लाइक दैट। तो नेचुरल राइट्स, लाइफ, लिबर्टी। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म लिबर्टी? वेरी गुड, फ्रीडम टू डू वॉट एवर आई वॉन्ट टू डू। Yeah, definitely not killing someone, that is not freedom. For that you would be punished, but still having freedom to do what I like. Okay, and there's one more thing, it also meant government by consent. Okay, government by consent, what do you understand by it? Consent से वेरी गुड, हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन लोगों के द्वारा बना हुआ होता है, विल ऑफ द पीपल होता है, तो वही उसी के बेसिस पे रन होगा। बेसिकली गवर्नमेंट जो रन होगी वो बाय कंसेंट होगी, लोगों के मत के द्वारा होगी, लोगों की विल के द्वारा होगी, जैसा लोग चाहेंगे वैसा होगा। दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ लिबर्टी। एंड देन देयर इज अ टर्म इक्वालिटी। व्हाट डू यू मीन बाय इट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस राइट्स फॉर्म में? One under the यस, एंड उसको हम बोलते हैं ईबीएल और इक्वलिटी बिफोर लॉ। ओके, वेदर यू आर द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री और वेदर यू आर अ कॉमन पब्लिक, आप दोनों समान हैं लॉ की नजरों में। ओके, इफ अ रिच पर्सन कमिट्स अ क्राइम, ही शुड ऑल्सो बी पनिश द सेम वे। जैसे कि अगर एक पुअर इंसान कोई क्राइम करेगा तो उसको, अगर दोनों के क्राइम सेम है तो पनिशमेंट भी सेम होनी चाहिए। ये नहीं कि वो रिच है तो उसको माफ कर दिया जाए, वो पुअर है तो उसको सजा दे दी जाए। ओके, सो वो था इक्वलिटी बिफोर लॉ। तो जॉन लॉक ने यही बात करी थी, ये कुछ नेचुरल राइट्स होते हैं, लाइफ, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, जो हमसे कोई नहीं छीन सकता। ओके, एनी डाउट? एंड देन ऐसे ही
compulsory यस, and government by गवर्नमेंट बाय कंसेंट भी उन्होंने अपनी 2 ट्रेटाइसेस ऑफ गवर्नमेंट में बुक में बोला था कि गवर्नमेंट बाय कंसेंट होनी चाहिए, राइट? क्योंकि राइट्स तो तभी आप ले पाओगे ना जब एक कॉन्स्टिट्यूशन है. if I give all the power in the hands of a king, so obviously king मुझे वो राइट्स नहीं देगा सारे जो मुझे कॉन्स्टिट्यूशन की बुक दे सकती है. ओके, सो नेचुरल राइट्स का जो कॉन्सेप्ट था वो जॉन लॉक ने दिया था और जीन जैक रूसो ने सोशल कॉन्ट्रैक्ट दिया था. एंड जहाँ पे आपने बोला था, यहाँ पे आपने करेक्ट बोला था कि एक कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए बिटवीन द पीपल, द सिटीजन, ओके, एंड सिटीजन का किसके साथ होना चाहिए? बिल्कुल सही, गवर्नमेंट के साथ. एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट, एक कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे चीजें वर्क करनी चाहिए. सो अभी तक और कोई डाउट? ओके, एंड वॉल्टेयर भी थे एक थिंकर जिन्होंने क्रिटिसाइज किया था चर्च को, द क्लर्जी, द फर्स्ट एस्टेट को. ओके, एंड मॉन्टेस्क हमारे यहाँ पे, मॉन्टेस्क ने क्या बोला था? स्पिरिट ऑफ लॉस तो उनकी बुक थी, कॉन्सेप्ट उन्होंने क्या दिया था? power ही कॉल्ड फॉर सेपरेशन ऑफ पावर. ये थोड़ा सा बड़ा कॉन्सेप्ट है, विल डू इट इन नेक्स्ट क्लास. सेपरेशन ऑफ पावर. ओके, इन ब्रीफ इफ आई टेल यू, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, तीनों अपने अपने 3 पिलर्स हैं, अलग अलग काम करती हैं और तीनों एक दूसरे पे चेक एंड बैलेंस का काम करती हैं. ओके, चेक एंड बैलेंस समझ में आया? चेक ऑन ईच अदर्स पावर, एग्जैक्टली. क्योंकि एक इंसान के हाथ में पावर होगी तो ऑब्वियसली वो डिक्टेटरशिप करेगा, बट अगर पावर जो है वो ऐसे सेपरेटेड होगी तो फिर डिक्टेटरशिप नहीं हो पाएगी ऑब्वियसली. So you understood? और कोई any doubt you have? no, ma'am. Shall we wind up now? Okay, so we'll continue from the next class. हमने thinkers तक किया है. Okay? Okay, thank you. Thank you, ma'am. You're welcome.